हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैया पाठशाला स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपके जो कक्षा 9 की एक पुस्तक है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, उसमें जो पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, आज जो अपन आगे जाकर RAS या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आरपीएससी या यूपीएससी की, तो उसमें कहीं ना कहीं जो अपनी ये तैयारी होती है 9th 10th 11th और 12th, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वो कहता है ना कि एक मजबूत इमारत बनाने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। तो वो जो नींव है वो अपन 9th 10th 11th और 12th के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि अपन सबका जो सपना है वो एक ही है कि यार हमें कहीं ना कहीं अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले और सरकार की सेवा करने का मौका मिले। तो आपकी उसी तैयारी को हम यहीं से बेहतरीन बनाने के लिए जो है वो मैया पाठशाला स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। तो कक्षा 9 का एक प्रॉपर बुक है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और उसमें जो पहला टॉपिक है मित्रों, वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ये पहला टॉपिक। अंग्रेजी में बोले तो रिवोल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति हुई। राजस्थान में कई सारी सैनिक छावनियां थी, कई युद्ध लड़े गए, कई स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने भारत माता को स्वतंत्र करवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके पहले की कुछ चीजें जो है वो घटित हुई। क्योंकि आज 1857 की क्रांति हुई जो, तो ऐसा तो है नहीं कि 1857 में ही तुरंत ही हो गई। उसकी जो पृष्ठभूमि है वो पिछले 100-150 वर्षों से चली हुई आ रही थी। और उसका जो मुख्य कारण है वो ये माना जाता है कि राजस्थान में पहले मराठाओं का प्रवेश होता है। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले अपन इस चीज को देखेंगे, राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश। राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश यानी पहले मराठाओं की एंट्री हुई राजस्थान के अंदर, और इसी वजह से आगे चल के और 1857 की क्रांति होगी। सारे कारण मैं भी आपके सामने सारे पत्ते खोल के रख दूंगा, सारी चीजें अपने को अच्छे से समझ में आ जानी है। अब देखिएगा मराठे राजस्थान में क्यों कैसे आए। बाकी अपने जो पहले सेंटर में जो अपने आला कमान एक तरीके से अपन कह सकते हैं, वो तो अपने मुगल हुआ करते थे। जैसे ही अपना भारत, और भारत में आपको पता है उत्तरी भारत के अंदर तो मुगलों का वर्चस्व था, मुगल साम्राज्य था। और मुगल साम्राज्य में अपन बात करें तो 1526 में बाबर आया था, और बाबर ने भारत के लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में और हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना की थी। वैसे मुगल वंश 1857 तक था, लेकिन मुगल साम्राज्य का जो एक तरीके से चरमोत्कर्ष अपन बोल सकते हैं, है ना, उसका जो अच्छा शासन काल है वो औरंगजेब तक रहा। औरंगजेब की डेथ के बाद में मराठाओं का पतन होने लगता है। तो मुख्य तौर से देखें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये जो 5 शासक थे, इन्हीं का कार्यकाल मुगल साम्राज्य में प्रमुख था। और जब भारत के कर्ता धर्ता या उत्तर भारत में मुगल जिस समय राज कर रहे थे, उसी समय अपने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जो है वो मराठा थे। दक्षिण भारत में कौन थे? मराठा थे। मराठाओं का ये था कि हमें मुगल साम्राज्य का पतन करना है और उत्तर भारत तक आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी भी चीज का पतन करना हो तो सबसे पहले जो है उसे आर्थिक रूप से तोड़ा जाना चाहिए। जब कोई चीज आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगी तो उसका हुबहू मतई जो है वो पतन हो जाएगा। तो मराठा जो है वो मुगल साम्राज्य का पतन करना चाह रहे थे, लेकिन 1707 में, 1526 से 1707 तक तो कर नहीं पाए, क्योंकि काफी ताकतवर और सटीक डिसीजन वाले मुगल बादशाह बने थे। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा औरंगजेब की मृत्यु के बाद, इसका हूबहू फायदा
या इसका फायदा जो है वो भली भांति उठाया था मराठाओं ने। मराठाओं को अच्छे से पता था कि अगर दिल्ली और आगरा में से मुगल साम्राज्य को कमजोर करना है तो उसके लिए हमें जो है वो इनकी इनकम, सोर्स ऑफ जो इनकम है वो तोड़ना होगा। और सोर्स ऑफ इनकम का जो मुख्य आधार है वो था एक तो गुजरात। गुजरात से अच्छा खासा टैक्स मुगल खजाने में जाया करता था, और एक अपने यहाँ पे मालवा। मालवा कहाँ है? एमपी के अंदर। जो अपना उज्जैन है, उज्जैन के आसपास वाला जो भाग है वहां पे खूब सारी नदियां हैं, और नदियों के कारण उपजाऊ मिट्टी है, तो वहां खेती बाड़ी खूब अच्छे से होती है। और पहले आपको पता ही है, अपनी 85% जो जनसंख्या है भारत की वो गांवों में निवास करती थी, और गांवों में लोगों का मुख्य जो जीवन व्यापार करने का जो आधार है वो कृषि होती है। तो खेती से टैक्स आता था, और खेती जोरदार कहां हो रही है? मालवा वाले एरिया के अंदर। ऐसा कहते हैं कि जिसका गुजरात और मालवा पर अधिकार है और जो यहां से टैक्स ले रहा है वो राज करेगा, क्योंकि उसके पास में अच्छी दौलत होगी, धन दौलत होगी। इतने दिनों तक, यानी कि बाबर से लेके औरंगजेब तक, ये जो दोनों एरिया है गुजरात और मालवा, यहाँ पे मुगलों का आधिपत्य था। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा, इन चीजों को, दोनों चीजों को अधिकार में किसने ले लिया? मराठाओं ने। यानी कि मराठा जो महाराष्ट्र वाला एरिया है उसको जीते जीते कर्नाटक वाला अपने कब्जे में लेकर गुजरात को अपने कब्जे में ले लिया, मालवा को भी अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय ये जो अपना मालवा है, इस मालवा के सूबेदार, मालवा के जो मुगल सूबेदार है वो अपने जयपुर के एक राजा थे, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जयपुर के शासक थे, जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था। आपको भली भांति पता होगा कि अपने राजस्थान के जितने भी राजा थे वो अधिकतर मुगलों के यहाँ पे नौकरी किया करते थे, मनसबदारी की, और प्रत्येक परगने में ये मुगलों के सूबेदार हुआ करते थे। तो मालवा के जो सूबेदार है वो कौन थे? सवाई जय सिंह थे। अब ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान में जो मराठा आए और बाद में अंग्रेज आए, फिर 1857 की क्रांति हुई, तो मराठाओं को राजस्थान में लाने में सवाई जय सिंह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। महत्वपूर्ण योगदान कैसे था? ऐसा कहते हैं कि इस समय पूरे भारत में ही एक रीत सी चल पड़ी थी कि एक राजा और उसके 4 बेटे, 2 बेटे, 3 बेटे, और जैसे ही उस राजा की डेथ होती है और वो बेटे आपस में लड़ने लगते हैं। किसके लिए? राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए। आप देखना, सांजा की जब डेथ हुई तो उसके 4 बेटे थे, वो आपस में लड़े, और सबसे छोटा वाला जो था औरंगजेब, वो हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बना। अपने जोधपुर में देख लो, अभय सिंह थे और अजीत सिंह थे। अजीत सिंह के 2 बेटे थे, अभय सिंह और बख्त सिंह। उन्होंने अपने पापा तक को मार दिया। तो इस समय जो उत्तराधिकारी युद्ध है वो कुछ ज्यादा ही हो रहे थे। ये चीज भली भांति सवाई जय सिंह को भी पता थी कि टाबर मेरे भी है, और जब मेरी डेथ होगी तो ये भी उत्तराधिकारी के लिए लड़ेंगे, जयपुर का राज्य प्राप्त करने के लिए। तो क्यों ना मैं एक राज्य और स्थापित कर दूं। सवाई जय सिंह ने ये योजना बनाई, और सवाई जय सिंह के 2 बेटे थे। बड़े वाले का नाम था सवाई ईश्वरी सिंह और छोटे वाले का नाम था सवाई माधो सिंह प्रथम। तो सवाई जय सिंह मन ही मन सोच रहे थे। अब आप ये मत सोचना सर मन की बात आपको कैसे पता चली, लिखा हुआ किताबों में। जब इतिहासकार इस चीजों का विश्लेषण करते हैं तो बताते हैं कि सवाई जय सिंह जो है वो ईश्वरी सिंह को तो जयपुर का राजा बनाना चाहता था, और उसके बेटे लड़े नहीं जयपुर के लिए। इसलिए ये जो मालवा वाला प्रदेश था, थोड़ा सा भाग मालवा का और थोड़ा भाग अपने हाड़ौती प्रदेश का, इस एरिया पर अधिकार करके और यहाँ पे एक नया राज्य स्थापित करना चाहता था, एक नया स्टेट बनाना चाहता था। और उस स्टेट का नाम जो है वो भी उसने सोच रखा था कि मैं रामपुरा नाम का एक नया स्टेट बनाऊंगा, और रामपुरा का राजा जो है मेरे छोटे वाले बेटे को बना दूंगा। पहली बात ध्यान रखना आप, राजस्थान में मराठाओं के प्रवेश की। लेकिन मराठा आते हैं, पहले गुजरात को अपने अधिक कब्जे में लेते हैं, फिर मालवा को अपने कब्जे में लेते हैं, और सवाई जय सिंह के सारे जो सपने हैं वो चकनाचूर करके रख देते हैं। पहला तो ये था कि सवाई जय सिंह की जो कुछ निजी कारण थे, इसकी पर्सनल नीतियां थी, इस वजह से भी कहीं ना कहीं राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश हुआ। और दोस्तों उसके बाद में राजस्थान में जो मराठाओं का प्रवेश है उसका जो मुख्य कारण है वो एक और माना जाता है, जयपुर बूंदी विवाद।
जयपुर बूंदी विवाद, ये क्या था? यानी कि राजस्थान की एक तो रियासत जयपुर, एक अपने बूंदी, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा, कुछ झगड़ा हुआ होगा, कुछ विवाद हुआ होगा। अब देखो होने को तो क्या है, मराठाओं ने तो पूरी प्लानिंग बना रखी थी। जब गुजरात और मालवा अपने कब्जे में आ गया तो अगली बारी राजस्थान की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम तो खुद ही अपनी स्वेच्छा से ही राजस्थान में आ रहे थे, लेकिन किसी ने बुला ही लिया, इनविटेशन दे ही दिया। और वो इनविटेशन किस प्रकार मिलता है, इस चीज को आप जो है वो अच्छे से समझिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है। जयपुर बूंदी विवाद में आपको ध्यान रखना है, जयपुर के जो राजा थे, जयपुर के राजा का नाम था सवाई जय सिंह, अभी हमने पढ़ा। सवाई जय सिंह के एक तो बहन थी और इनकी बहन का नाम था अमर कुंवरी, और एक इनके बेटी थी, बेटी का नाम था कृष्णा कुमारी। हालांकि अपने राजस्थान के इतिहास में जो कृष्णा कुमारी जो है, ये नाम कॉमन सा मिलता है ना, हर जगह मिलता है, दो तीन जगह कृष्णा कुमारी वाला नाम मिलता है। तो देखिएगा आप, कृष्णा कुमारी तो सवाई जय सिंह की क्या है, बेटी है, और अमर कुंवरी क्या है, इनकी बहन। सवाई जय सिंह ने अपनी बहन अमर कुंवरी का जो विवाह है, वो बूंदी के एक राजा थे और उनका नाम था बुद्ध सिंह हड़ा। बूंदी के राजा थे बुद्ध सिंह हड़ा, उनके साथ तय कर दिया। हड़ा मतलब वही कोटा बूंदी वाला बेल्ट। और विवाह होता है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि मालवा वाले प्रदेश के सूबेदार थे सवाई जय सिंह, तो मालवा के टच में हाड़ौती प्रदेश, और सवाई जय सिंह और उनके बहनोई बुद्ध सिंह हाड़ा के बीच में गजब की ट्यूनिंग होती। दोनों साड़ा बहनोई जो है वो, ये भी मुगलों के सूबेदार थे, हाड़ौती के राजा थे, और ये इनकी पत्नी थी। बहुत अच्छी बनती थी बुद्ध सिंह हाड़ा और सवाई जय सिंह के बीच में। लेकिन सवाई जय सिंह की ये भी सोच थी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको भी बताया था, कि मालवा और हाड़ौती को कुछ कुछ एरिया जीत कर वहां अपने छोटे वाले बेटे के लिए एक रामपुरा स्टेट बनाना चाहते थे। और दूसरी ये थोड़ी नीयत भी खराब थी, सवाई जय सिंह ये सोच रहा था कि मेरी बहन अमर कुंवरी की कोख से जो संतान पैदा होगी उसको मैं बूंदी का राजा बनाऊंगा, और फिर मेरे बहनोई को राजा के पद से हटा दूंगा। शादी हुई, शादी होने के बाद साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, और टाबर हुए ही नहीं। सवाई जय सिंह अपनी बहन को कहे, बहन कर क्या रही है, मैं तो चाहता हूं कि कब तेरे लड़का पैदा हो और मैं उसे बूंदी का राजा बनाऊं, मुझे मामा मामा कहे, मामा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन टाबर हुए ही नहीं। कहता है ना, जिस आदमी की नीयत खराब होती है तो फिर उसका कोई काम सफल होता नहीं है। तो टाबर हुए नहीं। जब टाबर नहीं हुए तो अमर कुंवरी भी बड़ी चिंता के अंदर कि बूंदी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, सबके लिए सोचने का विषय था। उसी समय ऐसा कहते हैं सवाई जय सिंह ने एक मास्टर स्ट्रोक और खेला। वो क्या खेला कि जो कृष्णा कुमारी थी, इस कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह हाड़ा के साथ करवा दिया। अब आप कहोगे सर ये कौन, तो ये जो है दलेल सिंह हाड़ा, वो बुद्ध सिंह हाड़ा का गोद लिया हुआ भाई था। अच्छा, ये गोद कहां से लिया गया था तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने बूंदी के अंदर एक ठिकाना पड़ता करवड़, और उस करवड़ के एक जागीरदार थे जिनका नाम था सालिम सिंह हाड़ा, और सालिम सिंह हाड़ा का छोटा वाला बेटा था दलेल सिंह हाड़ा। इस दलेल सिंह हाड़ा को गोद ले लिया, किसने, बुद्ध सिंह हाड़ा ने। और उसी समय सवाई जय सिंह ने अपनी जो बेटी थी कृष्णा कुमारी, उसका विवाह दलेल सिंह हाड़ा के साथ करवा के और बूंदी का राजा दलेल सिंह हाड़ा को बना दी। यानी कि बूंदी के राजा पहले कौन थे, बुद्ध सिंह हाड़ा, तो बुद्ध सिंह हाड़ा को तो राजा के पद से हटा दिया और बूंदी का राजा किसको बना दिया, दलेल सिंह हाड़ा को। तो अमर कुंवरी जो है वो अपने भाई साहब के गले पड़ जाती कि भाई साहब ऐसा कैसे, मेरे पति को आपने राजा के पद से हटा दिया। सवाई जय सिंह कहता है ब्याह के 4-5 साल गुजर गए, टाबर टिंगर तो हो नहीं रहे, मुझे तो बूंदी का उत्तराधिकारी चाहिए, और अब तो बूंदी का जो राजा है वो मेरा जवाई रहेगा दलेल सिंह हाड़ाई। कृष्णा कुमारी की शादी हो गई इसके साथ में। ऐसा कहते हैं कि जब बूंदी का राजा दलेल सिंह हाड़ा को बनाया गया था तो बुद्ध सिंह हाड़ा उस समय बूंदी में उपस्थित नहीं थे, ये सारे काम उनकी अनुपस्थिति में हुए थे। फिर ऐसा कहते हैं कि अमर कुंवरी
इस चीज का जो सारा दोष है वो अपने पर लेती है कि यार मेरे टाबर टिंगर नहीं हुए, इसलिए आज बूंदी का जो राज्य है उसे हाथ धोना पड़ा। कुछ दिनों बाद ये जो अमर कुंवरी है वो सवाई जयसिंह को एक हैप्पी सा मैसेज करती है कि बधाई हो भाई साहब, आपके भांजा हुआ है, और भांजे का नाम भवानी सिंह। सवाई जयसिंह ने कहा बहना अब कोई फायदा नहीं, फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। और सवाई जयसिंह ने फिर बुद्ध सिंह हाड़ा को बधाइयां दी कि जीजा जी आखिर आपने कर दिखाया और आपके पुत्र हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध सिंह हाड़ा ने कहा भाई साहब कौन सा पुत्र? बोले मेरी बहन की कोख से एक लड़का हुआ है और वो आपकी पत्नी है, तो आप ही का बेटा हुआ। बोलना मैं तो बूंदी गया ही नहीं, 2 साल हो गए मेरे को। तो सवाई जयसिंह ने कहा अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, जब वो आपकी पत्नी है मेरी बहन और आप बूंदी गए नहीं फिर भी उसके टाबर हो गए, मतलब मेरी बहन चरित्रहीन है। तो कहीं ना कहीं बुद्ध सिंह हाड़ा ने सवाई जयसिंह की बहन को चरित्रहीन करार दिया। जब ये बात सवाई जयसिंह के कानों पड़ी तो फिर साड़ा और बहनोई के बीच में दुश्मनी हो जाती है, और ये दुश्मनी इतनी भयंकर हुई कि बुद्ध सिंह हाड़ा को बूंदी छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद में ऐसा कहते हैं कि ये पागल से हो गए थे, शराब वराब पीने लगे थे और इनकी डेथ हो जाती है। इनकी जो डेथ हुई वो तो हुई, अब सवाई जयसिंह के आंखों के सामने ये खटक रहा था भवानी सिंह। बोले इसके पिता तो एक्सेप्ट कर नहीं रहा कि ये मेरा पुत्र है, तो भवानी सिंह को जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि सवाई जयसिंह ने बाद में इस भवानी सिंह को मरवा दिया था। लेकिन अमर कुंवरी भी बोले बहन तो मैं आप ही की हूं। अमर कुंवरी ने एक गोद ले लिया बेटा, और उस गोद लिए हुए बेटे का नाम था उमेद सिंह। और फिर ये शर्त रखी कि कोई बात नहीं, भवानी सिंह को तो मरवा दिया, उमेद सिंह तो गोद लिया हुआ है, और उस समय गोद लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब भी राजा महाराजाओं के टाबर नहीं होते थे तो वो अपने ठिकानों में जहां उनके भाईबंद होते थे तो वहां से अडप्ट कर लेते थे, गोद लेते थे। तो बोले उमेद सिंह को राजा बनाओ, लेकिन राजा तो मेरा ही बेटा बनेगा। लेकिन सवाई जय सिंह बेटा ना, अब तो राजा दलेल सिंह हाड़ा ही रहेगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। अमर कुंवरी ने कहा भाई साहब एक बार सोच लो। बोला ना, अब तो राजा दलेल सिंह हाड़ा ही रहेगा। तो ये जो विवाद हो रहा है जयपुर और बूंदी विवाद की, जयपुर और बूंदी के मध्य, फिर जो अमर कुंवरी है उसने कहा कि भाई साहब अगर आप अपनी दिखा रहे हो तो मैं भी अपनी दिखाती हूं। और ऐसा कहते हैं कि अमर कुंवरी ने जो है वो मराठाओं को न्योता भेज दिया। उस समय जो मराठा सरदार था, उस समय जो मराठा सरदार था उसका नाम था मल्हार राव होलकर। मराठा सरदार का नाम क्या था? मल्हार राव होलकर। इस मल्हार राव होलकर के पास अमर कुंवरी ने संदेश भेजा, और संदेश प्रतिनिधि के रूप में जिस व्यक्ति को भेजा था उसका नाम था प्रताप सिंह हाड़ा। ध्यान रखना, अमर कुंवरी ने जो अपना प्रतिनिधि मराठाओं से बातचीत करने के लिए भेजा था उसका नाम था प्रताप सिंह हाड़ा, और प्रताप सिंह हाड़ा दलील सिंह हाड़ा का बड़ा भाई था। ये गया मराठाओं से बातचीत करने के लिए, मराठाओं को जाके कहा ऐसी ऐसी बात है, हमें बूंदी का राज्य चाहिए और उसके लिए आपको जो है हमारी सहायता करनी पड़ेगी। मराठाओं ने कहा हो राजी खुशी, हमारा तो काम ही यही है। तो कहा चलो, बोला है फोगट में तो हम कहीं नहीं जाए। तो फिर कहा कि बताओ क्या लोगे? तो खर्चा पानी, तुम्हारा खर्चा पानी भारी यार, बताओ श्री कितना। तो फिर मराठाओं ने कहा कि हम 6 लाख रुपए लेंगे। अब ध्यान रखना, मराठा जो है वो 6 लाख रुपए लिए और फिर जो है वो बूंदी की तरफ रवाना हो गए। जब ये बूंदी आए तो अमर कुंवरी ने एक मास्टर स्ट्रोक और खेल दिया। वो क्या खेला कि मल्हारा होलकर के राखी बांध दी, और राखी बांधकर अपना भाई बना लिया, और कहा भाई देख लो अब राखी बांध रही हूं तो जो भाई का जो फर्ज है वो तुझे निभाना। मल्हारा होलकर ने कहा खो, तो अब तू पैसे पैसे दिया जाए बहना, ऐसा पैसे देती रहे, मैं देख लूंगा सब कुछ। और फिर मल्हारा होलकर ने बूंदी पर अटैक किया, दलेल सिंह हाड़ा को बूंदी के पद से हटाकर और बूंदी का जो राजा है वो उमेद सिंह को बना दिया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि सवाई जय सिंह ने फिर जयपुर पर अटैक, जयपुर का जो राजा था उसने बूंदी पर अटैक किया, वापस राजा दलेल सिंह हाड़ा को बना दिया। लेकिन फाइनली दलेल सिंह हाड़ा की जब डेथ हो जाती है, इनकी जो मौत हो जाती है, तो मौत के बाद में फिर बूंदी के राजा ये उमेद सिंह ही बने थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विवाद हुआ जयपुर और बूंदी के बीच में, इस वजह से राजस्थान में कौन आ गए? मराठा।
हालांकि मराठा 1711 से ही राजस्थान में आने की कोशिश कर रहे थे, जब अपने उन्होंने गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उनकी जो पूरी कोशिश है वो 1729-30 में पूरी होती है। आप ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि राजस्थान में जो मराठाओं का प्रवेश है वो मुख्य तौर पर कब हुआ, तो 1729-30 में, और फाइनली इस पे जो मोहर है वो 1734 में लगती है। और किसके बुलाने पर राजस्थान में मराठा आए थे, तो अमर कुंवरी के बुलाने पर। आपसे पूछ ले कौन से विवाद के कारण आए, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर बूंदी विवाद। अब राजस्थान के अंदर मराठा आए, बूंदी को राजा दलेल सिंह हाड़ा को बनाया, हटा दिया, फिर उमेद सिंह को बनाया, फिर जयपुर पर अटैक किया। तो मराठाओं को लगा यार राजस्थान के राजाओं के पास में भी खूब धन दौलत है, क्यों ना इन्हें लूटा जाए। तो मराठाओं को बुलाया तो भाड़े के टट्टू के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी दुकान जो है वो राजस्थान में जमा ली, और फिर हर रियासत से इन्होंने टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान के राजाओं से जो मराठा थे वो एक कर वसूला करते थे, और उस कर का नाम था चौथ कर। कर का नाम क्या था, चौथ कर। और एक टैक्स था जिसका नाम था सरदेश मुखी। चौथ कर और सरदेश मुखी, ये दो कर मराठाओं ने राजस्थान के राजाओं से वसूले। वैसे चौथ कर की जो परिभाषा वो है कि जिस राज्य की जितनी आय है उस आय का 1/4 हिस्सा, मतलब 25% जो है वो मराठाओं को देना पड़ेगा चौथ कर के फलस्वरूप। वो फिर सिंपल सी बात है कि जिस राज्य की जितनी अच्छी आय है उस अकॉर्डिंग ये जो है वो चौथ कर होता। धीरे धीरे देखते देखते राजस्थान की सभी रियासतों से इन्होंने जो है वो चौथ कर वसूला था। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मराठा है उन्होंने चौथ कर कौन कौन सी रियासतों से नहीं वसूल पाए, कौन कौन सी रियासतों में नहीं जा पाए, तो वो एक तो थी अपना बीकानेर और एक थी जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर, इन दो रियासतों में मराठा नहीं जा पाए, इनसे टैक्स नहीं वसूल पाए। क्यों नहीं वसूल पाए, क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। मराठाओं के पास में घोड़े हाथी होते थे, और वो रेगिस्तानी इलाके में सक्सेस नहीं है। फिर कहीं ना कहीं इनका ऐसा भी सोचना था यार कि बीकानेर और जैसलमेर वालों के पास में है भी क्या, खेती बाड़ी तो होती है नहीं वहां पे, तो वहां पे कितना टैक्स आएगा, उसके लिए इतनी लंबी दूरी तय करना, रिस्क लेना, रहने दो। तो मराठाओं ने दो रियासतों को बख्शा था, बीकानेर और जैसलमेर। बाकी सब रियासतों से कौन सा टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया था, चौथ कर। वसूलते गए वसूलते गए। उसी समय फिर राजस्थान के राजाओं को भी लगा यार अब तो एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि या तो महाराणा सांगा ने राजस्थान के राजा को, सभी राजाओं को खानवा के युद्ध के समय बाबर से जो लड़ा गया था, एक झंडे के नीचे खड़ा किया था, या फिर जो अगला प्रयास है वो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किया। सारे राजाओं को समझाया कि आज बूंदी लूटा है, जयपुर लूटा है, धीरे धीरे सब लूट रहे हैं, और अगर अपन ऐसे ही बिखरे रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि राजस्थान की प्रत्येक रियासत अच्छे से लूट रही होगी, और लूटने वाले कौन, मराठा। तो क्यों ना हम सारे एक हो जाए और एक होके और मराठाओं का विरोध करें। तो इस उद्देश्य से साथियों आपको ध्यान रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण है, मराठाओं का विरोध करने के लिए फिर राजस्थान के राजाओं ने एक सम्मेलन जो है वो आयोजित किया। उस सम्मेलन का नाम रखा गया हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, हुरडा। बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर हुरडा सम्मेलन से क्या पूछा जाता है, एक तो इसकी डेट पूछ ली जाती है कि हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। 17 जुलाई 1734। आप इसको ऐसे याद रख लेना कि 17 और 17 कितने होते हैं, 34 होते हैं। तो 17 जुलाई 1734 को जो है वो मराठाओं के खिलाफ राजस्थान के राजा एकत्रित होते हैं, और सम्मेलन का नाम क्या रखा गया था, हुरडा। ये जो हुरडा नामक जगह है वो भीलवाड़ा में पड़ती है। तो एक देखो यार सिंपल सी चीज है कि जिस जगह पर जो अधिवेशन हो रहा है उसी के नाम पे उस अधिवेशन का नाम होता है। तो भीलवाड़ा की कोई हुरडा नाम की जगह, वहां पे ये सम्मेलन होना था। सम्मेलन का नाम क्या रखा गया, हुरडा सम्मेलन। आपसे पूछ ले कि हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो अभी हमने पढ़ा कि इसका जो उद्देश्य है वो ये था
राजपुताना, राजस्थान, राजपुताना के सभी शासक एक मंच पर एकत्रित होकर एक मंच पर एकत्रित होकर मराठाओं का विरोध करेंगे। ये हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य रखा गया और डेट निर्धारित कर दी गई कि भाई 17 जुलाई 1734 है और सबको हुरडा पहुंचना है। अब आपको पता है इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, राजस्थान का हर राजा इसमें भाग लेने के लिए आएगा जो मराठाओं से लूटा है या फिर बचा हुआ है, तो टाइम तो चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जनवरी 1734 से ही इस सम्मेलन की जो है वो प्लानिंग चली थी और इस सम्मेलन के जो प्रमुख कर्ता धर्ता थे वो अपने मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। पूरी प्लानिंग एक तो इन्होंने और एक अपने जो जयपुर के सवाई जयसिंह थे उन्होंने बनाई थी। तो अब चूंकि भीलवाड़ा जो है वो मेवाड़ रियासत का पार्ट है और मेवाड़ रियासत में अगर कोई सम्मेलन हो रहा है तो उसके जो अध्यक्ष है वो भी कौन बनेंगे, मेवाड़ वाला राजा ही बनेगा। तो अध्यक्ष कौन है, महाराणा संग्राम सिंह। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जनवरी में ये प्लानिंग हुई थी और जून का महीना आते आते अप्रैल मई जून के अंदर महाराणा संग्राम सिंह की डेथ हो गई और महाराणा संग्राम सिंह की डेथ हुई तो इनका बेटा जगत सिंह सेकंड ये मेवाड़ के नए राजा बनते हैं। और फिर हुरडा सम्मेलन के जो वास्तविक अध्यक्ष है वो कौन बने थे, जगत सिंह सेकंड। आपको ध्यान रखना है कि पहले हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनना किसको तय किया गया था, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड को, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है और इनके बेटे जगत सिंह सेकंड जो उस समय नए राजा बने ही थे वो फिर हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। अब देखिएगा कौन कौन सी रियासतों से कौन कौन से राजा आए थे, बाकी ये इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। मराठा कौन कौन से टैक्स वसूलते थे, तो चौथ कर और एक अपना सरदेशमुखी कर। अब देखिएगा राजस्थान से और कौन कौन से राजा जो है वो इसमें भाग लेने के लिए आए। एक आपसे पूछ ले कि जयपुर से कौन आया, जयपुर से तो सवाई जयसिंह हुरडा सम्मेलन में भाग लेने आए। आपसे पूछ ले मारवाड़ से कौन आया, मारवाड़ से अभय सिंह में भाग लेने आए। नागौर से बख्त सिंह, बूंदी से दलेल सिंह हाड़ा, करौली से गोपाल सिंह, किशनगढ़ से राज सिंह और बीकानेर से जोरावर सिंह। ये सारे राजा जो है वो हुरडा सम्मेलन में भाग लेने आते हैं, सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं। अध्यक्षता कौन कर रहा होता है, मेवाड़ वाला महाराणा जगत सिंह सेकंड। लेकिन ऐसा कहते हैं कि इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो करने के सपने इन्होंने देखे थे सवाई जय सिंह ने, कि देखना इस बार अध्यक्ष तो तेरा भाई बनेगा सवाई जय सिंह। लेकिन सारे राजाओं ने ये चीज स्वीकार की यार कि अपने यहाँ पे जो मजबूत रियासत वो मेवाड़ है, मेवाड़ वाला राजा अध्यक्षता करेगा, जगत सिंह अध्यक्ष बने। अब देखो कहीं ना कहीं इस सम्मेलन की असफलता के कारण में एक योगदान ये भी था कि एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया जो बिल्कुल अनुभवहीन है। 1-2 महीने पहले ही वो गद्दी पे बैठा है मेवाड़ रियासत जैसी। तो वास्तविकता में देखा जाए तो यार अध्यक्ष तो सवाई जयसिंह बनने थे, जो समय के काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व के नेता थे, काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व के राजा थे, लेकिन इनको बनाया नहीं गया अध्यक्ष सवाई जयसिंह को। जब ये सारे राजा भाग लेते हैं और फाइनली इन्होंने निर्धारित किया कि हम वर्षा ऋतु के बाद, ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज, क्योंकि जुलाई का महीना था तो जुलाई में तो बारिश ही आवे, बोला वर्षा ऋतु के बाद जो है वो हम सारे जने
रामपुरा में इकट्ठे होंगे। ये वही रामपुरा है जो सवाई जयसिंह अपने बेटे के लिए एक नया स्टेट बनाना चाहता था, कि हम सारे रामपुरा में इकट्ठे होंगे वर्षा ऋतु के बाद। वर्षा ऋतु के बाद मतलब ये अपना जो सितंबर का एंडिंग या अक्टूबर वाला जो महीना है, और वहां पे फिर मराठाओं का दमन करेंगे। लेकिन एक चीज पता थी कि बेटा ये अभी सब हाथों भर के जा रहे हैं कि हम लोग आएंगे, लेकिन भरोसा किसी का नहीं है आए कि नहीं आए। इसलिए सबसे ये कहलवाया गया कि जरूर आना है। अगर राजा के कोई दिक्कत हो गई, कोई समस्या हो गई, या राजा नहीं आ पाया, तो वो अपने सेनापति को भेजेगा, लेकिन भेजना जरूर है। ये प्लानिंग की गई थी 17 जुलाई के दिन, और 18 जुलाई के दिन सबने उस पर साइन कर दिए, फाइनली मोहर लगा दी, ठीक है हम सब लोग आ जाएंगे। लेकिन उसी समय मराठाओं का वर्चस्व, अभी मैंने आपको बताया, बढ़ रहा था धीरे धीरे। वो गुजरात, मालवा, राजस्थान में भी एंट्री कर चुके थे, और इन सब में एंट्री करने के बाद में अगला नंबर लगने वाला था दिल्ली का। और उस समय फिर दिल्ली के जो मुगल बादशाह है इस समय, वो अपने मोहम्मद शाह हुआ करते थे। सारे राजस्थान के राजा मुगलों के यहाँ पे नौकरी कर रहे। सीधा सेंटर से ऑर्डर आया कि सारे राजाओं दिल्ली में एकत्रित हो, और हम सब मिलके आप जो है मुगलों की छत्र छाया में रहकर मराठाओं का दमन करेंगे और वापस उन्हें दक्षिण भारत में भगा देंगे। अब जब सेंटर से ऑर्डर आया तो भूल गए सब कि कोई हुरडा सम्मेलन भी हुआ था और हमें मराठाओं का दमन करना बोले वर्षा ऋतु के बाद में, सब भूल गए। और सब जो है वो अपनी अपनी नौकरी बजाने के लिए मुगलों के वहां चले गए। फिर मुगलों ने एक बहुत बड़ी फौज थी, सवाई जयसिंह उस टुकड़ी को लेके आते हैं, और मराठाओं के साथ में कई सारे युद्ध लड़े गए। फाइनली रिजल्ट ये निकला कि जो हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि हम रामपुरा में इकट्ठे होंगे, वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया। मुगल भी मराठाओं का दमन नहीं कर पाए, और मराठाओं के मजे उड़ गए। और उस समय बालाजी पेशवा बने थे, बालाजी विश्वराव करके, है ना। आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, बाजीराव बने उसके बाद में। और बाजीराव का एक जो डायलॉग था कि कृष्णा से अटक तक, जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि कटक से अटक तक भगवा फेरेगा ना, वो ये था कि कृष्णा से लेकर, आपको पता कृष्णा गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, कि कृष्णा से लेकर अटक नदी तक जो है वो मराठा झंडा फेरेगा। तो ये उनका डायलॉग था, और वो उस समय सपना जो है वो पूर्ण भी हुआ था। ठीक है, मराठाओं ने दिल्ली तक जो है वो अपने झंडे गाड़ दिए थे। तो राजस्थान को तो लूटना ही था, दबा के लूटते रहे राजस्थान को अच्छे से। अब मराठा लूट रहे थे, इसी समय अपने भारत के अंदर एक कंपनी दस्तक दे चुकी थी। कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत वैसे 1600 में आई थी। 31 दिसंबर 1600 को 217 लोगों को समूह था जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की, प्लासी और बक्सर का युद्ध जीता, और जो एक व्यापारिक कंपनी थी वो धीरे धीरे राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाने लगी। और कहीं ना कहीं भारत पर इनको राज करना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व धीरे धीरे भारत में बढ़ने लगा, तो इन्होंने देखा यार मुगल तो ढीले पड़ गए, मुगलों का तो पतन हो चुका है, अभी जो बढ़ती हुई शक्ति है वो कौन है? मराठा। तो मराठाओं को रोंदना, मराठाओं को हराना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने भी एक चैलेंज था। इन मराठाओं को हराना, मराठा थे, पिंडारी थे, बोले सब लोग जो है ना ये भारत के अंदर लुटेरे हैं, और इनका काफी तगड़ा वर्चस्व हो गया, इनको हटाकर हम अपनी दुकान जमा सकते हैं, क्योंकि मुगलों का जो राज्य है वो तो वैसे सिमट चुका है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिमाग लगाया कि मराठाओं और पिंडारियों का दमन करना है, तो इस दमन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग करेगा राजपूताना, यानी कि राजस्थान। कि राजस्थान के जो राजा है वो वैसे ही मुगलों से नाराज है, क्योंकि मुगल साम्राज्य पतन की ओर है। वो तो खुद चाहते हैं कि हमारा कोई शीर्ष नेतृत्व करने वाला आए, और ये मौका देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, उन्होंने बिना समय गंवाए सारे राजाओं के पास में एक लेटर भिजवा दी, राजस्थान के राजाओं के पास में, कि आप लोग हमसे संधि करो, बदले में हम आपको सुरक्षा की गारंटी देंगे और मिलके काम करेंगे, मुगलों को हटाओ
मराठाओं को भी हटाओ, पिंडारियों को भी हटाओ, और एक शांति प्रिय सा माहौल जो है हम राजस्थान में बनाएंगे। यह आश्वासन किसने दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो राजाओं को लगा यार कितने दिन हो गए, अपन पहले तो मुगलों के अधीन थे, और मुगलों के अधीन रह के हमने क्या बांट लिया? वो मराठा आए लूट के गए, पिंडारी आए लूट के गए, उधर से मुस्लिम अटैक कर रहे हैं, अफगान वाले लूट ही रहे हैं। इससे अच्छा है कि अंग्रेज बापड़े भले आदमी, दिखने में यूं गोरे चिट्टे आदमी, इनकी बात मान लो। और उस समय जो भारत का सबसे दिमागदार जो गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने दाव खेला। देखो एक चीज आप ध्यान रखना कि भारत के जितने भी गवर्नर जनरल थे उनके सामने एक उपाधि सी है ये लॉर्ड की, या ऐसा कहते हैं कि उस समय अपने यहाँ पे पढ़े लिखे लोग तो वैसे ही कम होते थे, तो जो उच्च अधिकारी होता था भारत का गवर्नर जनरल, उसके आगे लॉर्ड की उपाधि लगती थी। इसलिए जब भी कभी किसी के बीच में हाथापाई होती तो अपने गांव वाले डायलॉग जो आज भी मारते हैं कि तू क्या लाड साहब है क्या, तो वो लाड साहब वाली जो रीत है ना, वो अंग्रेजों के टाइम से चली हुई आ रही है। अंग्रेज चले गए लेकिन ये डायलॉग भारत में अभी तक की। क्योंकि मान लो आज अपने बीच में कोई झगड़ा हो जाए तो अपन कहते हैं यार तू क्या कलेक्टर है क्या, क्योंकि वो एक राज्य का सर्वोच्च पद है कलेक्टर। तो उस समय भारत का सर्वोच्च पद हुआ करता था लॉर्ड, जो आगे लग जाता था गवर्नर के। तो ये आपने अक्सर सुना होगा लाड साहब, तो वो लाड साहब जो है ना वो यहीं से बना है। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन करने के लिए, उनसे संधियां करने के लिए एक कंसेप्ट लेके आते हैं, सहायक संधियों का। कौन सा कंसेप्ट? सहायक संधियों का। सहायक संधियां 1798 में प्रारंभ हुई थी और 1805 तक चली थी। 1798 से लेके 1805 तक, 7 सालों तक। अब देखो इनके नाम से स्पष्ट है कि सहायक संधियां मतलब एक दूसरे की सहायता करनी है। दो पक्षों के बीच में संधि हो रही है, एक तरफ राजस्थान के राजा है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर जब कोई आफत आएगी तो राजा उनका सपोर्ट करेंगे, और राजाओं पे कोई आफत आएगी तो उनका सपोर्ट अंग्रेज करेंगे। दोनों मिलजुल के काम करेंगे और जो इनके दुश्मन है मराठा, पिंडारी, मुगल, इन सबसे छुटकारा पाएंगे। ये जो है वो सहायक संधि का उद्देश्य था। अब राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों ने अंग्रेजों से जो है वो सहायक संधियां की थी, ये इंपॉर्टेंट चीज। पहली रियासत अपनी भरतपुर। पहली रियासत का नाम क्या था? भरतपुर था। अभी देखना अपन एक तरीके से इनको याद भी कर लेंगे। जो दूसरी रियासत है उसका नाम था अलवर। तीसरी थी जयपुर, और चौथी रियासत थी जोधपुर। इन चार ही रियासतों ने मराठाओं के साथ में सहायक संधियां, सॉरी अंग्रेजों के साथ में सहायक संधियां की थी। आप इसको ऐसे याद रख लेना कि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, कि राजस्थान के अंदर प्रवेश करने का जो द्वार है वो भरतपुर है। तो राजस्थान में अंग्रेजों का भी प्रवेश कहां से हुआ? प्रवेश द्वार से हुआ, और वो प्रवेश द्वार कौन सा है? भरतपुर है। ठीक, जब प्रवेश द्वार में एंट्री हो गई, मतलब देखो अंग्रेज भी अपने बारे में इतना सोचते थे कि यार आगे जाकर जो बच्चे तैयारी करेंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या कंपटीशन एग्जाम की, तो उन्हें याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपने गेले गेले चलो, रस्ते रस्ते चलो, भरतपुर से होके। तो भरतपुर में प्रवेश हुआ। फिर प्रवेश द्वार के बाद में सिंह द्वार, अलवर को सिंह द्वार कहते हैं। और जब प्रवेश द्वार और सिंह द्वार दोनों आ गए तो फिर बोले राजस्थान का सबसे बड़ा महानगर, सबसे बड़ा महानगर जयपुर, और जयपुर के बाद में फिर दूसरा महानगर। तो दूसरा महानगर कौन सा? जोधपुर। तो ऐसे याद रख लेना अच्छा कि प्रवेश द्वार भरतपुर, फिर सिंह द्वार अलवर, फिर सबसे बड़ा महानगर जयपुर, और फिर उससे छोटा महानगर जोधपुर। तो यहां इनकी एंट्री हुई। ठीक है, और इन चारों रियासतों से अंग्रेजों ने संधियां कर ली थी 1803 ईस्वी के अंदर। मैंने अपने 9th क्लास का सिलेबस देखा था, तो उसके अंदर इनकी डेट, जो साल है वो अपने को ध्यान रखनी है, राजाओं के नाम याद नहीं रखने। वैसे भरतपुर का राजा रणजीत सिंह था, अलवर का बख्तावर सिंह था, जयपुर का जो है सवाई जगत सिंह था सेकंड, और जोधपुर का जो है वो महाराजा मान सिंह थे, ये राजा थे। और अंग्रेजों ने सहायक संधियां कर ली थी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि सहायक संधियों वाला जो कंसेप्ट है वो टिका नहीं लंबे समय तक, यूं फेल सा हो गया। लेकिन अंग्रेजों को तो
अपने राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन करना था, इसलिए भारत के एक नए गवर्नर जनरल बनते हैं, वही लार्ड साहब, और उनका नाम होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारत के नए नए गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो एक अलग सी संधियों का कंसेप्ट लेके आते हैं, और उन संधियों को एक नाम दिया गया अधीनस्थ संधियां। अधीनस्थ संधियां, सहायक संधियां फेल क्यों हो गई? क्योंकि प्रावधान ही ऐसे थे कि जब एक दूसरे पे आफत आएगी तो सहायता करेंगे। अब कई बार राजाओं पे आफत आई, अंग्रेजों ने सपोर्ट नहीं किया, कई बार अंग्रेजों पे आफत आई, राजाओं ने सपोर्ट नहीं किया, तो मामला फेल हो गया, चला नहीं। लेकिन लॉर्ड हर्डिंग्स जो है, हेस्टिंग्स जो है सॉरी, वो अधीनस्थ संधियों का कंसेप्ट लेके आते हैं। ये बड़ी जोरदार सी चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी प्रश्न आते हैं। अधीनस्थ संधियां कब से कब तक हुई? 1817 में स्टार्ट हुई और 1823 तक चली। 1817 से 1823 तक राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की। अब देखो इनमें था क्या? वैसे अलग अलग रियासतों से अलग अलग जो है वो बॉन्डिंग की गई थी उनकी इनकम के आधार पर। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जहां मराठा चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलते थे, वहां पे अंग्रेजों ने एक कर वसूला था, और उस कर का नाम था खिराज। ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राजाओं से कौन सा टैक्स वसूला जाता था? तो खिराज। चौथ और सरदेश मुखी वो मराठा वसूलते थे। खिराज का अनुपात क्या था? अकॉर्डिंग टू राज्य की आय। और जो टैक्स ये मराठाओं को दे रहे थे पहले 1/4, उसी को आधार मानकर हर रियासतों से ये जो है वो टैक्स वसूला गया। लेकिन फिर बीकानेर जैसलमेर वालों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए कि साहब हमने तो कभी दिया ही नहीं, मराठाओं को भी नहीं दिया। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ठीक है गरीबों, कोई बात नहीं, तुम खिराज मुक्त। तो कुछ राजस्थान की रियासतों को अंग्रेजों ने खिराज मुक्त भी कर रखा था। ठीक है, अब अधीनस्थ संधियों में था क्या? देखो इनमें प्रावधान क्या थे जो कॉमन प्रावधान थे। पहला ये कि अगर राजस्थान का कोई भी राजा किसी दूसरी रियासत के साथ में कोई भी युद्ध लड़ता है तो वो बिना अंग्रेजों से पूछे नहीं लड़ेगा। अगर किसी दूसरी रियासत के साथ में संधि भी कर रहा है तो भी बिना अंग्रेजों को पूछे नहीं करेगा। तीसरी कि अब से राजस्थान के अंदर और राजस्थान की रियासतों में जो सर्वोच्चता या जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो अंग्रेजों के पास विद्यमान रहेगी। ठीक है, बोले राजाओं ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, और बोले तुमने जो हमारे साथ ये संधियां की है, क्या पता आगे जाकर इनका उल्लंघन हो जाए, इसलिए प्रत्येक रियासत में हमारा एक अधिकारी आकर बैठेगा। ध्यान रखना आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज, प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी बैठेगा और उसको नाम दिया पीए। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। तो आगे देखना अपन 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे कि हर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट थे, ऐसे कुछ शर्त है। तो फिर राजाओं ने कहा साहब आपका आदमी हमारे दरबार में आकर बैठेगा, तो ऐसा तो नहीं कि वो हमारी नीतियों में या हमारी योजनाओं में कहीं टांग अड़ाए, हस्तक्षेप करे। अंग्रेजों ने कहा है ना, हम तो सिर्फ बैठे रहेंगे, और गांधी जी के जो 3 बंदर है ना, ना कुछ देखना, ना कुछ सुनना, ना कुछ कहना, चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके दरबार में एक हमारा आदमी बैठा रहेगा और उसका नाम जो है वो क्या होगा? पॉलिटिकल एजेंट। तो ऐसी कुछ शर्तें थी अधीनस्थ संधियों में, और राजस्थान की रियासतों ने अंग्रेजों के साथ में संधियां कर ली थी। देखो कौन कौन सी रियासतों ने कैसे कैसे क्या संधि की थी। आपको ध्यान रखना है, एक छोटी सी ट्रिक है खैर, कि सिटी कोटा जब बिकी तब जयपुर जैसी थी। सिटी कोटा जब बिकी तब कैसी थी? जयपुर जैसी थी। इसमें वो राजस्थान की सारी रियासतें आ गई जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में अधीनस्थ संधियां की थी। देखिएगा कौन कौन सी। सी से करौली, सबसे पहली जो संधि है वो कौन सी रियासत ने की थी? करौली ने की थी। टी से आपको ध्यान रखना टोंक, कोटा से, कोटा हो गया तीसरी रियासत। इस जय से आपको ध्यान रखना जोधपुर,
चौथी रियासत जिसने संधि की थी जोधपुर, ये चौथी। पहली करौली, दूसरी टोंक, तीसरी कोटा, चौथी जोधपुर, पांचवी यू से उदयपुर। इस बी से बूंदी, इस बी से बीकानेर, इस की से किशनगढ़, और फिर जयपुर से जयपुर, इस जय से जैसलमेर, और इस सी से सिरोही। एक चीज जो आपको यहां से और ध्यान रखनी है कि करौली टोंक, करौली टोंक, और एक अपने करौली टोंक और एक अपने कोटा, इन तीनों रियासतों ने संधियां 1817 में की थी। इनकी डेटें भी है, 15 अपने 15 नवंबर, 17 नवंबर और 26 दिसंबर 1817 की, तीन डेटें तीनों की। अपने को साल ध्यान रखना आपके सिलेबस में, ईयर है ओनली। फिर जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और जैसलमेर, इन सब ने जो है वो 1818 में की। तो यहां से एक जो कॉमन सा प्रश्न बनता है कि अधिकतर रियासतों ने संधियां कब की थी, तो 1818 के अंदर। लास्ट में सबसे 1823 में संधि की थी सिरोही ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका जो ये चैप्टर है 1857 की क्रांति, अपने 9th की बुक में पहला ही चैप्टर है, तो उसके पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वहां जो छोटे प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, उसमें यह दिया हुआ है कि राजस्थान की वह रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ में सबसे लास्ट में संधि की थी, तो वो कौन सी थी, सिरोही थी। और सिरोही की जो डेट है वो 11 सितंबर 1827, और यहाँ के राजा का नाम था शिवपाल सिंह। अच्छा, ये भी एक सोचने वाली चीज, जो आप वैसे आगे कंपटीशन में आओगे तो आपको बताएंगे, लेकिन अभी ऐसा आप ध्यान रख सकते हो कि सिरोही ने सबसे लास्ट में संधि इसलिए की क्योंकि जोधपुर का जो राजा था उसका ऐसा मानना था कि सिरोही तो मेरे अंडर है, तो आपने अगर जोधपुर राज्य से संधि कर ली है तो सिरोही से भी कर ली है, वो संधि हो गई आपकी, ठीक है। लेकिन बाद में जब अंग्रेज राजस्थान में आए, बसे, रहने लगे, तो पता चला यार सिरोही तो अलग से रियासत है, उसके पास में भी जाना पड़ेगा, संधि करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है टाब्रो, है ना, राजस्थान के अंदर जो संधियां करने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आए थे उनका नाम था चार्ल्स मेटकोप। चार्ल्स मेटकोप, यानी कि ये जो है वो अपने दिल्ली के रेजिडेंट बने थे चार्ल्स मेटकोप, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के कहने पर चार्ल्स मेटकोप जो है वो राजस्थान के राजाओं के पास में जो है वो लेटर भिजवाते हैं, और चार्ल्स मेटकोप के कहने पर ही राजस्थान के सारे राजाओं ने अंग्रेजों से अधीनस्थ संधियां कर ली थी। तो एक तो इसमें चार्ल्स मेटकोप का योगदान था। एक ऐसा कहते हैं कि जो मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत के साथ अंग्रेजों को संधि करवाने में कर्नल जेम्स टोड का भी हाथ था। इस समय था ये कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान का इतिहास के पिता में, तो मेवाड़ से संधि कराने में इनका हाथ था, कर्नल जेम्स टोड का। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एक अंग्रेज अधिकारी थे और उनका नाम था मेलकम, और मेलकम ने जो है वो अपने दक्षिणी राजस्थान की जो रियासतें थी, दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो उनके साथ जो संधियां हुई थी उसमें मेलकम था, मेवाड़ वाले में कर्नल जेम्स टोड था, और बाकी जो बची रियासतें, सारी रियासतें, उसमें संधि कराने में महत्वपूर्ण योगदान था चार्ल्स मेटकोप का। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि संधियां करने के लिए अपने यहाँ पे आया कौन था, तो चार्ल्स मेटकोप आया था। तो ये राजस्थान में मराठा आए, कैसे आए, क्या उसके कारण रहे, अपनी आपस में फूट, जयपुर बूंदी विवाद, सवाई जयसिंह की उत्तराधिकारी संघर्ष को खत्म करने की नीति, मराठा आए, लूटे, किस किस को नहीं लूटे, जब मराठाओं का आधिपत्य बढ़ने लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो ये कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति है उसके पहले की कुछ घटनाएं हैं जो हमें याद रखनी है। अगली क्लास में हम 1857 की क्रांति का विवरण पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक छावनी में जो विद्रोह हुआ था किस प्रकार कैसे हुआ था उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जब तक थैंक यू, टाटा, बाय बाय।